जो लोग पहली बार आके मेरे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये वीडियो मेरी एक वर्ल्ड वॉर टू की पूरी सीरीज है, उसका तीसरा एपिसोड है। इस सीरीज के जो पहले दो वीडियोस हैं उसमें हमने देखा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके थे, मतलब उनकी इकोनॉमी पूरी तरह टूट चुकी थी और पहले तो उनके ऊपर वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन आया, महंगाई इतनी बढ़ गई थी। उसके बाद द ग्रेट डिप्रेशन आया तो इकोनॉमिकली जर्मनी की हालत पूरी तरह पस्त हो चुकी थी। बट कैसे वहां से निकल के 1919 से लेके 1939 तक इस 20 इयर्स में कैसे जर्मनी ने अपने आप को पूरी तरह रिबिल्ड कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। और उसके बाद अगली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हिटलर ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और कैसे हिटलर जर्मनी का एक डिक्टेटर बन गया। बट ये सारी जो चीजें हो रही थी ये सब कुछ हो रहा था यूरोप में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसको द ग्रेट वॉर कहते थे, या बहुत जगह पे उसको द यूरोपियन वॉर भी कहते थे, क्योंकि वो जो पूरी लड़ाई थी वो ज्यादातर उसका जो बड़ा हिस्सा था वो सब कुछ यूरोप में हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं था। यूरोप के अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक पैसिफिक में भी हो रहा था, जहां पे जापान एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जापान में क्या हो रहा था, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइज की तरफ लड़ रहे थे जापान, बट कैसे क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि जापान एलाइज के अगेंस्ट चले गए, जर्मनी के साथ उन्होंने एक पैक्ट कर लिया और पैसिफिक रीजन में इतने बड़े प्लेयर बन के सामने आए और सारे कंट्रीज जो थे स्पेशली अमेरिका उनके साथ कैसे उन्होंने वहां पे लड़ाई कर ली। कहानी शुरू होती है साल 1853 में। उसके पहले जापान में आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी थी, यानी उन लोगों में यह मानना था, जापान का यह पॉलिसी थी कि वो किसी भी वेस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड में या उनके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे, वो अपने आप को अलग रखेंगे। और इसलिए पूरे जापानीज कल्चर में वेस्टर्न सभ्यता का, पश्चिमी सभ्यता का बहुत डिस्करेज करते थे उसको, मतलब उसको पसंद नहीं करते थे। बट साल 1853 में क्या हुआ कि अमेरिका से एक नेवी का बंदा कोमोडोर मैथ्यू पेरी वो यहां पे आया जापान में, और उसने बोला कि तुम अब अपनी आइसोलेशन की पॉलिसी छोड़ो और हमको तुम्हारे साथ ट्रेड करना है, अपने बॉर्डर्स को खोलो हमारे लिए। तो अब सोचिए कि कोई बाहर से इंसान आ रहा है दूर से और आपको बोल रहा है कि भाई तुम हमारे साथ ट्रेड करो, हमारे साथ बिजनेस करो, तो क्यों मानेगा जापान, क्यों मानेगा? उसका रीजन ये था कि जब मैथ्यू पेरी आया था अपनी शिप्स लेके, तो जापानीज लोगों ने देखा कि ये जो शिप्स हैं और इस पे जो वेपन सिस्टम्स लगे हैं, जो टेक्नोलॉजी है इनके पास, वो हमारे पास नहीं है। और उनको रियलाइज हुआ कि हम सीरियसली आउटगन्ड हैं, माने हम अगर इनसे लड़ाई करें तो हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। और इस तरह से ताकत का प्रदर्शन करके अमेरिका ने एक तरह से प्रेशर डाला जापान के ऊपर उनके बॉर्डर्स को खोलने के लिए। अगले साल 1854 में फरवरी के महीने में वापस अमेरिका की शिप जापान में आई और फिर उन्होंने जापान के साथ एक ट्रीटी पे हस्ताक्षर किए। इसका नाम था द ट्रीटी ऑफ कानागावा। ये पहली बार था जब जापान ने किसी बहुत दूर के वेस्टर्न कंट्री के साथ एक डील, एक ट्रीटी साइन की थी। अभी तक जापान में ये परसेप्शन था कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उनमें वॉरियर्स हैं और उनसे कोई इस तरह से पंगा ले नहीं सकता। और उनकी जो इमेज थी इनविंसिबिलिटी की, कि जापान को कोई हरा नहीं सकता, वो जो इमेज है उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया इस एक इवेंट के बाद। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जापान की मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो पूरा इवेंट था 1853-54 का, ये बहुत बड़ा एक चैप्टर था। अमेरिका के बाद जापान में और भी कंट्रीज है और उन्होंने भी अपनी अपनी कुछ कुछ ट्रीटी साइन की जापान के साथ। और इसके बाद जापान में एक चेंज, एक शिफ्ट आने लग गया। अब सडनली जापान में ये जो वेस्टर्न कल्चर है उसको रिजेक्ट करना लोग बंद करने लगे, वो धीरे धीरे एक्सेप्ट होने लगा। और उसके बाद जापान में बहुत सारे चेंजेस आए, उनके पॉलिटिक्स में, उनका जो पूरा सिस्टम था जो गवर्नमेंट का, उसमें बहुत चेंजेस आए। इसके पहले जापान में फ्यूडल सिस्टम चलता था और कुछ ही ग्रुप्स मिलके जापान को रन करते थे। बट इसके बाद ये चीज चेंज हुई और धीरे धीरे जो सरकार को चलाने का सिस्टम था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। इस पूरे अंतराल में जापान में सिर्फ गवर्नमेंट में ही नहीं बल्कि आइडियोलॉजी जो थी गवर्नमेंट की, जो लोगों की जो सोच थी, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और इसलिए इस पूरे फेज को द मेजी रेस्टोरेशन कहते हैं। जापान के दिलो दिमाग में इस सोच ने घर कर लिया था कि अगर आपको वेस्टर्न पावर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, उनसे टक्कर लेनी है अगर, तो भाई आपको भी वही करना पड़ेगा जो वेस्टर्न पावर्स कर रही हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ये मेजी रेस्टोरेशन का जो पीरियड था, इसी दौरान जापान में बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, मतलब इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई। जापान लोग जानते थे कि अगर उन्होंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो कोई भी वेस्टर्न ताकत आके जापान को कुचल के निकल जाएंगे। जापान इस बात को देख रहे थे कि उनके साइड में एक कंट्री है चाइना, वो इतना इतना विशाल कंट्री है, बट उस कंट्री में
गवर्नमेंट में जिस तरह से कंट्री चलती है उसके सिस्टम में यूनिटी नहीं है। और जापान ने इस बात को बिल्कुल मन में उतार लिया था कि हमको चाइना की तरह नहीं बनना है, क्योंकि चाइना की उस समय हालत अच्छी नहीं थी। तो जब जापान ने अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए जब बहुत बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, इंडस्ट्रीज बनानी शुरू की, तो उन्होंने रियलाइज किया कि एक पॉइंट के बाद उनको बाहर के लोगों की मदद लगेगी। मतलब उनकी कंट्री बहुत बड़ी नहीं थी। जापान अगर आप देखें मैप पे तो बहुत बड़ा कंट्री नहीं है। तो एक पॉइंट के बाद उनको पता था कि उनको रॉ मटेरियल्स के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास ताकत है तो उस जमाने में अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, उनकी तरह बनना चाह रहे हैं, तो भाई आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, और वो है इंपीरियलिज्म। यानी आपको कॉलोनाइजेशन करना पड़ेगा। आपको दूसरी कंट्रीज पे जाके उन पे हमला करके उनके रिसोर्सेस छीनने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट इंपीरियलिज्म इज ऑल अबाउट। कॉलोनाइजेशन के लिए जापान के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टारगेट था वो था कोरिया। कोरिया बहुत ही ऑब्वियस टारगेट था उनके लिए, क्योंकि वो सी ऑफ जापान के बिल्कुल अक्रॉस था और जापान लोग जानते थे कि उस कंट्री पे कब्जा करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखिए उस समय कोरिया जो है वो ट्रिब्यूट देता था चाइना को, यानी चाइना को अपना सुपीरियर मानता था। हालांकि जापान के साथ भी ट्रीटीज थी कोरिया की, बट जापान जानते थे कि उनका पूरी तरह इन्फ्लुएंस नहीं है अभी कोरिया के ऊपर, और ये बात उनको खटकती थी। उसके अलावा जापान ये भी जानते थे कि कोरिया बहुत नजदीक है जापान के, और क्योंकि अगर किसी वेस्टर्न कंट्री ने उन पे हमला किया कोरिया पे और कोरिया को अपना कॉलोनी बना लिया तो जापान के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि देखिए जापान बहुत नजदीक है कोरिया के, और फिर वही कंट्री उस जगह को, कोरिया को अपना स्टेजिंग ग्राउंड बना के वहां से अटैक लॉन्च कर सकता है जापान के ऊपर। आपका जो पड़ोसी मुल्क है, मान लीजिए कि अगर उस कंट्री में किसी दूसरी ताकत ना के कब्जा कर लिया तो वो आपका डरना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि आपको लगेगा कि उसी कंट्री से फिर वो आपके ऊपर अटैक करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात है कि कोरिया में आयरन और कोल यानी लोहा और कोयले के बहुत रिसोर्सेज हैं। अब देखिए जापान कर रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उनको इन्हीं चीजों की, इन्हीं संसाधनों की जरूरत थी, तो इसलिए जापान के लिए एक बहुत ही ऑब्वियस टारगेट था कोरिया। परंतु जैसा मैंने पहले ही कहा, कोरिया ऑलरेडी चाइना के साथ एक डील में था, उनको वो ट्रिब्यूट दे रहा था। अब देखिए एक म्यान में दो तलवार तो कभी भी नहीं रह सकती। तो जब जापान ने देखा कि यहां पे चाइना भी है और मुझे कोरिया पे कब्जा चाहिए, उन पे कंट्रोल चाहिए, तो बहुत ही नेचुरल सी बात थी कि इन दोनों कंट्रीज में ठन गई और इनमें हो गई लड़ाई। और इस प्रकार साल 1894 में साइनो जापानीज वॉर हुआ पहला, यानी चाइना और जापान की पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई में जापान की जीत हुई और कोरिया पे जापान का दबदबा हो गया। अब अगर आप वर्ल्ड का नक्शा देखो तो उसमें आप देख सकते हो कि जापान, कोरिया, चाइना, ये जो इनकी जो पूरा रीजन है, इसमें एक बहुत बड़ा कंट्री है, और ये कंट्री है रशिया। जापान की इस बढ़ती हुई ताकत को देख के जो रशियन अंपायर था उनके मन में ये बात खटकी, और फिर इस प्रकार जापान और रशिया के बीच में एक लड़ाई हुई, रूसो जापानीज वॉर। ये हुआ था 1904 में। यह युद्ध लड़ा गया था कोरिया और मंचूरिया, जो चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, इन दोनों रीजन्स पे अपना दबदबा बनाने के लिए। इस लड़ाई में भी जापान की विजय हुई, और इसके बाद अब जापान की रेपुटेशन बन गई, उनकी इज्जत बन गई वर्ल्ड स्टेज पे कि हाँ, जापान भी एक बहुत पावरफुल कंट्री है। इसके बाद चाइना का जो मंचूरिया रीजन था, उस रीजन में जापान को बहुत सारे स्पेशल राइट्स मिल गए, उनके रेल रोड्स पे उनका कब्जा हो गया। और इसके बाद साल 1910 में जापान ने कोरिया को अपने एम्पायर में जोड़ लिया। उसके बाद साल 1914 में छिड़ गया पहला विश्व युद्ध, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान ने ज्वाइन किया एलाइज की साइड पे। अब देखिए एलाइज लोग तो पूरा जो मेन जो उनकी लड़ाई थी वो तो यूरोप में हो रही थी, बट जर्मनी की कुछ कॉलोनीज थी इस स्पेसिफिक रीजन में, उन कॉलोनीज को एक एक करके जापान ने हमला करना शुरू किया और अपने कब्जे में लेना शुरू किया। ये देख के एलाइज एकदम खुश, क्योंकि वो जानते थे कि अब जापान हमारी मदद कर रहा है जर्मनी से लड़ने के लिए, तो एलाइज एकदम खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ, जापान को हम अपने में एक्सेप्ट करते हैं, अपना ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा मानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और एलाइज साइड की हो गई जीत। अब देखिए जब लड़ाई खत्म हुई तो फ्रांस, बेल्जियम, रशिया और ब्रिटेन, ये जो चार मेन कंट्रीज थी, इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हालांकि जर्मनी लड़ाई में हारा था, बट फ्रांस की, बेल्जियम की बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि सारी जो लड़ाई थी, बड़ी जो मेन जो लड़ाइयां हुई थी, वो सारा उन्हीं की जमीन पे हुई थी, और वहां पे हालत खराब हो चुकी थी। अब कोई नहीं चाहता था कि फिर से लड़ाई हो। बट ये जितना भी एक्शन हुआ था, मोस्टली यूरोप में हुआ था।
जापान में इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोगों के अंदर ये आ गया था कि अब हमको लड़ाई नहीं करनी है भाई, ये जो फीलिंग है ये जापान में उतनी स्ट्रांगली नहीं आई थी, क्योंकि उन्होंने उस लेवल पे डिस्ट्रक्शन अपनी कंट्री में नहीं देखा था। तो इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी जापान अपने एम्पायर को लगातार बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए आसपास के जगहों पर वो अटैक कर रहे थे। ये चीज जो है वो एलाइड साइड को पसंद नहीं आई। हालांकि जापान एलाइड साइड पे था, बट अब एलाइड कंट्रीज देख रही थी कि जापान आसपास जाके हमला कर रहा है और जो पीस बना हुआ है उसको छेड़छाड़ कर रहा है, और ये ना इसी तरह से फिर लड़ाई होती है। इस तरह से जापान की जो एक्सेप्टेंस है, उनकी जो रेपुटेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगी। और इसी इंटर वॉर पीरियड में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, चाइना जो जापान का एक नेबरिंग कंट्री है, उनमें थोड़ी सी यूनिटी आने लगी, उनका सिस्टम इंप्रूव होने लग गया, और 1928 तक आते आते चाइना अब एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में था। मान लीजिए कि आप एक कंट्री हैं, ठीक है, और आपके बिल्कुल नजदीक एक और एक नेबरिंग कंट्री है जो आपसे साइज में बहुत बड़ी है। तो अगर उस कंट्री में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आ गई, वहां पे मतलब अच्छा सिस्टम हो गया और गवर्नमेंट स्टेबल हो गई, तो ये आपके लिए थोड़ा सा खतरा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब वो कंट्री यूनिफाई हो चुकी है, एकदम उनमें एकता आ चुकी है, और अब वो आपके लिए एक खतरा साबित हो सकती है। तो जब 1928 तक आते आते चाइना की हालत इतनी अच्छी हो गई थी, तो जापान को इस बात से थोड़ी सी नर्वसनेस होने लगी। तो इसी के चलते साल 1931 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने ये जो चाइना और जापान के बीच में जो ऐसे हल्का हल्का आग लग रही थी, ये प्रॉपरली इसको एक चैनल मिल गया। 1931 में फरवरी के महीने में इस मंचूरिया के रीजन में ऐसा कहा जाता है कि जापान के खुद के ही उनके ही आर्मी के लोगों ने वहां का जो रेल रोड है वहां पे एक बॉम्ब लगा दिया, और वहां पे हुआ एक्सप्लोजन। अब ये जो एक्सप्लोजन हुआ, इस एक्सप्लोजन को जापान ने ये कहा कि ये चाइना का हमारे पे हमला है, और इस एक इवेंट का सहारा लेके, इसको अपनी ढाल बना के जापान ने हमला करना शुरू कर दिया चाइनीज आर्मी के ऊपर। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि जापानीज आर्मी ने जो चाइनीज आर्मी के ऊपर यहां पे हमला किया, इस बात की अनुमति उनके पास थी ही नहीं। जापान की अपनी गवर्नमेंट ने उनको इस बात के लिए ओके नहीं किया था कि आप हमला करो, बट फिर भी जापानीज आर्मी के जो लीडर्स थे वो अपने ही डिस्क्रिप्शन पे एक्ट कर रहे थे, और उन्होंने ये हमला शुरू किया, और ये सक्सेसफुल होता हुआ नजर आया। इस इवेंट को द मुगडेन इंसिडेंट या मंचूरियन इंसिडेंट या मंचूरियन क्राइसिस कहते हैं, और इसके बाद जो जापानीज आर्मी ने जाके मुगडेन सिटी के ऊपर अपना कैप्चर कर लिया। यहां से जापानीज आर्मी ने शुरुआत की, और इसके बाद धीरे धीरे नॉर्दर्न मंचूरिया के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा पूरा करना शुरू कर दिया। अब यहां पे एंट्री होती है एक और बड़े प्लेयर की, लीग ऑफ नेशंस। आपको अगर याद होगा तो ये एक ऐसी संस्था थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी, और इस संस्था का एक बहुत बड़ा बनाने का मकसद ये था कि आगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है इसके बाद जो भी लड़ाई हो, वो सारी लड़ाइयां, वो सारे मतभेद बातचीत करके डिप्लोमेसी से सुलझाए जाए, लड़ाई ना हो। ये इस संस्था का मकसद था। तो ये जब इवेंट हुआ मंचूरिया में, तो ये पहली बार एक बड़ा टेस्ट बन के सामने आया लीग ऑफ नेशंस के। चाइना ने बोला कि ये क्या हो रहा है, तुम लोग यार कुछ कर ही नहीं रहे। लीग ऑफ नेशंस के सामने उन्होंने अपील की, और अब लीग ऑफ नेशंस ने बोला जापान को कि ये तो आपकी हरकत ठीक नहीं है। और जापान ने आके लीग ऑफ नेशंस में उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था, उन्होंने आके बोला कि हम भी वही चीजें कर रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने खूब कॉलोनाइजेशन किया है, खूब जगहों को कैप्चर किया है, तो हम भी वही कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। फिर उसके वो बहुत बहुत फेमस इवेंट है वो। उस ये बोलने के बाद जो जापानीज रिप्रेजेंटेटिव था वो वापस अपनी सीट पे आया, और वहां पे एक वोट हुआ। उस वोट में 42 वर्सेस 1 इतनी हैवी मेजॉरिटी से उस असेंबली ने डिसाइड किया कि जापान का ये एक्शन गलत है, और जापान को उस एक्शन से अंडू करना चाहिए, वहां से निकलना चाहिए। बट उसके बाद एक बहुत ही फेमस आइकॉनिक इवेंट था। जापान का जो लीडर था वो वहां पे आया, और उसने बोला कि जापान इस आपका जो डिसीजन है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये बोल के वो वहां से निकल गए, और उसके बाद जापान ने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ ही दिया। अब जापान लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सब होता हुआ देखते हुए भी लीग ऑफ नेशंस ने कुछ नहीं किया। ये आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी बात है। एक ऐसी संस्था जिसको बनाया ही इसलिए गया था कि आगे लड़ाई ना हो, कोई किसी कंट्री पे अटैक कर रहा है तो उसको रोका जाए, लीग ऑफ नेशंस उस पर कंट्रोल करेंगे।
जब पहला परीक्षा की जब घड़ी आई तब लीग ऑफ नेशंस पूरी तरह फेल। इस एक इवेंट ने इस बात को साबित कर दिया कि लीग ऑफ नेशंस किसी काम का नहीं है कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए। 1931 के बाद जो चाइना का जो एक्सपेंशन था मंचूरिया रीजन में, उस वजह से जो बॉर्डर एरियाज जो थे चाइना के अंदर, वहां पे बहुत छोटे छोटे क्लैशेस होते थे चाइनीज और जापानीज आर्मी के बीच में, बट कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ। बट 1937 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। जुलाई के महीने में चाइना में जो बीजिंग शहर है उससे कुछ 16-17 किलोमीटर दूर एक और शहर था, उसका नाम था वैनपिंग। वहां उस शहर के बाहर जापानीज आर्मी अपनी एक्सरसाइज कर रही थी, ट्रेनिंग कर रहे थे। और फिर वहां से क्या हुआ कि एक जापानीज सोल्जर वापस शाम को आया नहीं अपनी पोस्ट पे। तो इस वजह से जापानीज आर्मी ने चाइनीज आर्मी को बोला कि हमको वैनपिंग शहर के अंदर जाना है और अपने उस बंदे को ढूंढना है। चाइनीज आर्मी ने ऑब्वियसली मना किया, उनके साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, तो उसने बोला कि नहीं, हम आपको ढूंढ के दे देंगे, बट आप अंदर नहीं आ सकते। इस वजह से इन दोनों साइड्स में हो गया फिर से मतभेद और कहीं से किसी ने फायरिंग किया और दोनों साइड्स में फायरिंग होनी शुरू हो गई। ये जो इवेंट है इसको तो मार्को पोलो इंसिडेंट कहते हैं। और ये जो इंसिडेंट था इसने एक बार फिर से बड़े स्केल पे लड़ाई शुरू करवा दी चाइनीज और जापानीज आर्मी के बीच में। ये इतना बड़ा, इतना डिफाइनिंग इवेंट था कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो ऑल्टरनेट डेट है वो यही है, 7 जुलाई 1937। यानी इस रीजन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 साल पहले शुरू हो गया था। जनरली 1 सितंबर 1939 को हम मानते हैं वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग की डेट, क्योंकि उस डेट को जर्मनी ने शुरू किया था अपना अटैक पोलैंड के ऊपर। बट यहां पे 7 जुलाई 1937 को जापानीज आर्मी ने हमला शुरू कर दिया था चाइनीज आर्मी के ऊपर। और ये जो लड़ाई शुरू हुई, इस लड़ाई को द सेकेंड साइनो जापानीज वॉर कहते हैं। और ये वॉर चलते चलते मिल गया फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ, और फिर अल्टीमेटली जाके 1945 में ये लड़ाई खत्म हुई थी। ये इंसिडेंट था 1937 का। फिर ऑब्वियसली उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हुआ यूरोप में। और उसके बाद 1940 में जापान, जर्मनी और इटली, इन तीनों कंट्रीज ने आपस में आके एक संधि साइन कर ली। इसको कहते हैं ट्राइपार्टाइट पैक्ट। और इस पैक्ट के अंतर्गत उन्होंने डिसाइड किया कि आपस में ये जो 3 कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के ऊपर किसी और ताकत ने, जो अभी लड़ाई में ऑलरेडी इन्वॉल्व नहीं है 1940 में, किसी और ताकत ने अगर इन पे किसी पे भी हमला किया तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे। और इस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एक्सियल पावर्स जिनको हम कहते हैं, उनका फॉर्मल गठन हुआ। एक साइड पे थे एक्सियल पावर्स और दूसरी तरफ थे एलाइड पावर्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में चल रहा था, बट इस तरफ जापान को अपना एक्सपेंशन जो था उनका वो लगातार चालू था। उनको बहुत सारे तेल और बहुत सारे रबर की जरूरत थी अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की मशीन को लगातार चलाने के लिए। इसीलिए उनका फिर से आगे ध्यान गया साउथ पैसिफिक की तरफ। अब वहां पे जो कंट्रीज थे वहां पे ऑलरेडी यूएस का दबदबा था, अमेरिका का दबदबा था, और ये बात जापान को पसंद नहीं थी। जापान चाहते थे कि उस रीजन में उनका दबदबा बढ़े। उसके ऊपर से जो जापान इतना एक्सपेंशन के जो मूव्स कर रहा था, उस चीज को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अमेरिका क्या कर रहा था, जापान के ऊपर एम्बार्गो लगा रहा था, ऑयल के लिए, बाकी रॉ मटेरियल्स के लिए उनको सप्लाई करने से मना कर रहा था। इस वजह से जापान और भी खुन्नस में और भी गुस्से में आ रहा था अमेरिका के प्रति। वो ये कह रहे थे कि ये अमेरिका इन सब यहाँ के पैसिफिक के रीजन में टांग क्यों उड़ा रहा है। और इसलिए 7 दिसंबर साल 1941 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को पूरी तरह से पलट दिया। और ये इवेंट था पर्ल हार्बर। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे डायरेक्ट अटैक किया और बहुत बड़ा अटैक किया। और इसी के बाद अगले ही दिन अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर कर दिया जापान के ऊपर, और इसी के साथ अमेरिका की एंट्री हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये थी कहानी कि कैसे जापान यूरोप से इतना मीलों दूर होने के बावजूद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गए और इतनी बड़ी ताकत बन के सामने आए। इस वीडियो की जो आगे की कहानी है यानी एपिसोड 4, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर पे मिलेगा, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जब हम जापान की इस पूरी यात्रा को, इस पूरी जर्नी को देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की, तो हमको उसमें साफ दिखाई पड़ता है कि जब 1931 का मंचूरियन इंसिडेंट हुआ तब ये बात प्रूव हो गई कि लीग ऑफ नेशंस, जिस संस्था को बनाया इसलिए गया था कि वहां पे लड़ाई को रोक सके, वो संस्था पूरी तरह फेल हुई। और इसीलिए फिर 1930s में जब हिटलर ने एक्सपेंशन करना शुरू किया, आसपास के कंट्रीज पे हमला करना शुरू किया, तब भी लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाई। इसीलिए ये बहुत लोग ये बात मानते हैं कि अगर लीग ऑफ नेशंस ताकतवर होता,
वो रोकते अगर जापान को, तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 में इतने बड़े स्केल पे जो पैसिफिक फ्रंट पे लड़ाई हुई थी वो ना होती। बट दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि लीग ऑफ नेशंस के जो कंट्रीज थे वो खुद डर रहे थे लड़ाई से, उनकी खुद हालत खराब हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इस सब में आप क्या समझते हैं? अगर आप मानिए कि आपकी कंट्री लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा होती और आपको दिख रहा है कि एक कंट्री है जो बहुत एक एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने रीजन में, तो क्या आप अपनी कंट्री को मोटिवेट करते उनको रोकने के लिए, या क्या आप भी वही करते जो लीग ऑफ नेशंस ने किया? आप भी ये कहते अपनी कंट्री को कि भाई लड़ाई में शामिल मत हो, दूसरे के पट्टे में टांग मत अड़ाओ, जो हो रहा है होने दो। बट यही लीग ऑफ नेशंस ने किया और इसी से फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये दोनों साइड के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।